एक लड़की हाँफती हुई पुलिस स्टेशन में जैसे ही घुसी, पुलिस इंचार्ज हड़बड़ा उठे। उस लड़की ने उनसे एक बड़े अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म के लिए एफआईआर लिखने को कहा। लेकिन पुलिस इंचार्ज ने जैसे ही ये कहा कि उस लड़के के साथ रंगरेलियां मनाने का वीडियो बनाते समय तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कम से कम उस अधिकारी ने तुम्हें नौकरी देने से मना तो नहीं किया ना। तो आखिर उस लड़की का उसके मंगेतर के साथ वाला वीडियो उस पुलिस इंचार्ज के पास कैसे पहुंच गया, और इन सब का उस अधिकारी से क्या कोई संबंध था? जानने के लिए इस बेहतरीन कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की, जहां रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और आज ही बस से घर वापस लौट रहा था। उसे घर ले जाने के लिए उसका भतीजा वहां आने वाला था। लेकिन उस दिन चुंगी तिराहे पर बजाज ढाबे के सामने नीम के पेड़ के पास बस रुकी तो लगा आज से 3 बरस पहले का समय लौट आया है। उस समय की तरह आज भी हाथों में किताबें और बैग लिए लड़के लड़कियां बस का इंतजार कर रहे थे। ये वही जगह थी जहां से रोज रोहन यूनिवर्सिटी के लिए बस पकड़ता था। पता नहीं रोहन को क्या सूझा कि बस रुकते ही उनमें खुद की परछाई तलाशता रोहन छात्र समूह की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन दूसरी तरफ से कंडक्टर की आवाज आई, भाई साहब, पैसे। रोहन थोड़ा सा हड़बड़ाया और जेब से टिकट निकालकर कंडक्टर को दे दिया। लेकिन इस बार पीछे से थोड़ी कर्कश सी आवाज आई, बैग कब उतारोगे, बस चली जाएगी तब। वो उसकी पत्नी की आवाज थी। 2 बैग तो उसने खुद ने उतार लिए थे और बड़ा वाला बस में ही रह गया था। रोहन सरपट बस में चढ़ा और बैग नीचे उतार लिया। उड्डाबे के टेबल पर रखकर सामान टिकाकर पत्नी को वहीं बैठाने के बाद चाय का ऑर्डर दे दिया था। बस वहां से जा चुकी थी, लेकिन कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी वहां प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। तभी चाय की घूंट लेते हुए रोहन की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसके ब्रेसलेट से चेन के सहारे लटकते दिल की आकृति देखकर किसी का ख्याल आ गया उसे। वर्तमान में अतीत को तलाशने के रोहन के पागलपन पर भगवान को भी शायद मजा आ रहा था, क्योंकि अगले ही पल जिस हैंडबैग पर उसकी नजर गई वो भी जाना पहचाना सा लग रहा था। कदकाठी चेहरा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथों का दूधिया रंग भी किसी खास के होने की गवाही दे रहा था। पत्नी ने रोहन को उस लड़की को घूरते देखकर कहा, कहो तो बुला दूं तुम्हारे सामने, सामने से ही देख लेना। रोहन ने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो। कुछ सोच रहा था तो नजर वहां टिक गई। अब उसका भतीजा मोटरसाइकिल लेकर वहां आ चुका था। इतनी देर में उसका भतीजा मोटरसाइकिल लेकर वहां आ गया। उसने पत्नी से कहा, पहले ये दोनों बैग लेकर तुम घर चली जाओ, इसके बाद ये आकर मुझे वापस लेता जाएगा। हालांकि घर जाने का इससे बेहतर समाधान बिल्कुल नहीं था। फिर भी पत्नी ने जिस तरह देखा मानो कह रही हो, मैं सब समझती हूँ। फिर वो चली गई। चाय खत्म हो चुकी थी। रोहन उस लड़की के सामने जाने में हिचक रहा था। गया तो क्या कहूंगा, बात की शुरुआत कैसे होगी, बुढ़ी हो गई हो तुम। हाँ, प्रयास के साथ यह वाक्य अच्छा रहेगा वार्ता की शुरुआत करने के लिए। ये सब बातें रोहन सोच रहा था। हालांकि अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हुआ था कि जिससे वह बात करने की तैयारी कर रहा है ये वही है क्या। रोहन जिसके बारे में समझ रहा था वो उसी की बिरादरी के रामलाल जी की बेटी प्रिया थी, जिससे रोहन आज से कुछ साल पहले शादी करने का मन बना चुका था। दरअसल पढ़ाई के वक्त कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन बस एक ही थी। अक्सर रोहन उसके लिए सीट का जुगाड़ कर देता था, या यूं कहें कि रोहन की तरह और भी लड़के थे जो उसके लिए सीट छोड़ दिया करते थे। लेकिन रोहन अपने को उस दिन विशेष समझने लगा जब साथ वाली सवारी के उतरने के बाद उसने रोहन को बैठने के लिए कहा। उसके बाद तो प्रेम की गाड़ी आगे बढ़ाने का जैसे लाइसेंस मिल गया हो। वो रोहन का सच्चा प्रेम था। उस समय वैलेंटाइन का चलन देश में शुरू हुआ था, किंतु उस छोटे से कस्बे में ये अब भी बहुत बड़ी दूर की बात थी। रोहन ने प्रिया को एक चॉकलेट दी। उसने मुस्कुराते हुए वो चॉकलेट तो ले ली, लेकिन कहा कि मैं नहीं खाती, मैं मनोज को दे दूंगी। रोहन ने सोचा कि शायद मनोज उसके भाई का नाम होगा।
इसके बाद अगले दिन प्रिया ने चॉकलेट देते हुए पूछा, तुम चॉकलेट खाते हो? मिलती ही कहाँ थी रोहन को चॉकलेट। उसने झट से ले ली और खोलते हुए कहा, तुम भी ले लो। वो फिर मुस्कुराई, मैं नहीं खाती, मैंने मनोज को दिया है। लगातार दूसरी बार मनोज का नाम सुनने के बाद रोहन ने पूछ लिया, ये मनोज कौन है? बिना मुस्कुराए उसकी बात ही शुरू नहीं होती थी। है कोई, किसी दिन मिलवा दूंगी। वैसे प्रिया ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया दी भी नहीं थी जिसे रोहन प्रेम समझता। फिर ये मनोज का नाम आना उसके मन में कई आशंकाओं को जन्म दे रहा था। उसने एक दिन रुपए जुटाए और गोरखनाथ मेले में ले ली वैसी ही ब्रेसलेट जो हमेशा वो पहनती थी। रोहन ने प्रिया को जैसे ही वो ब्रेसलेट दिया, उसने कहा, वाह, मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं लगता। उसने रोहन की तरफ देखा, लेकिन ब्रेसलेट पर बोल्ड लेटर में कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसने जैसे ही वो शब्द पढ़े, उसकी मुस्कुराहट अचानक गुम हो गई। बस भी आ चुकी थी और संयोग से ही 2 सीट खाली भी थी। खुद बैठने के बाद मुझे भी बैठने का इशारा कर संजीदा होकर बोली, देखो रोहन, मनोज और हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुमको कोई गलतफहमी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वी आर जस्ट फ्रेंड। उस समय रोहन की क्या हालत हुई थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस भाव को चेहरे पर आने से रोकने की वो जी तोड़ कोशिश कर रहा था। वो बोला, अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये ब्रेसलेट तो एक दोस्त होने की हैसियत से दिया है तुम्हें। उसके बाद अब तक भी वे दोनों कॉलेज साथ जा रहे थे। अब गर्मी की छुट्टियां आ चुकी थी। रोहन के दोस्त सुनील की शादी में रोहन और उसके अन्य दोस्त दोपहर में ही पहुंच गए थे। एक कमरे में सभी जाने अनजाने दोस्त इकट्ठे होकर हंसी ठहाका कर रहे थे। सुनील बड़े घर का लड़का था, तो शराब की प्रेमी दोस्तों को निराश नहीं किया था उसने। उसी कमरे में एक किनारे में बियर के दौर चल रहे थे। उसमें से एक लड़के को रोहन जानता नहीं था। सुनील का एक दोस्त राहुल एक बियर पी रहे लड़के से बोला, सुनील के यहाँ तो खूब अय्याशी कर ले रहा है साले। अपनी शादी में व्यवस्था नहीं की तो उल्टी टांग कर मारेंगे। बियर पी रहा लड़का बोला, कैसी टूची बातें करता है। मेरी शादी में ऐसे गिनती के कैन नहीं मिलेंगे। पूरी बियर शॉप खुलवा दूंगा। पहले ढंग की लड़की तो मिलने दे। शादी तो तय हो गई ना तुम्हारी। जरा दिखा तो वो तस्वीर उस लड़की के साथ वाली। वो लड़का थोड़ा चौंक उठा था। जेब से मोबाइल निकालकर सुनील के दोस्त को पकड़ा दिया। वो उसे लहराकर सबको दिखाने लगा, देख लो भाइयों, ये अपने मनोज की होने वाली दुल्हन है। मनोज नाम सुनकर रोहन का ध्यान उस लड़के पर कुछ ज्यादा ही जम गया था। उसने मोबाइल पर पुनः दृष्टि गड़ाई, लेकिन ये लड़की प्रिया नहीं कोई और थी। तब तक एक हाथ में बियर की कैन लिए हुए मनोज उठ खड़ा हुआ। सालू, तेरा भाई इस काबिल है कि इस जैसी दर्जनों लड़कियों के साथ अपनी फोटो दिखा सकता है, कहकर उसने मोबाइल झपट लिया। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद फिर एक तस्वीर दिखाई। इस बार सबके मुंह खुले रह गए, लेकिन रोहन क्रोध से आग बबूला हो रहा था। तस्वीर में प्रिया की उसके साथ प्राइवेट तस्वीरें थी। पूरा कमरा मनोज की प्रशंसा में गुण गा रहा था। कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ की आवाज के बीच में वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। मनोज ने मोबाइल जेब में रखा। कुछ दिन इंतजार करो दोस्तों, बहुत जल्द ऐसी वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें, एकदम तड़कती फड़कती सी। अब रोहन को मनोज से नफरत सी हो गई थी। साथ ही उसे प्रिया पर भी गुस्सा आ रहा था। वो कैसे लड़के के चक्कर में पड़ी है। खाने के बाद वो घर पर आ गया। उसके पास न तो मोबाइल था और न ही प्रिया से कभी उसका नंबर लेने की कोशिश की। उसके घर तो नहीं गया, लेकिन उस नीम के नीचे रोज ये सोचकर बैठ जाया करता था कि हो सकता है किसी काम से इधर आए और रोहन उसे मनोज के बारे में बता सके। ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे ही दिन वो वहां दिख गई, मगर जिस मोटरसाइकिल पर वो बैठी थी उसे मनोज ही चला रहा था। उसकी नजर रोहन पर पड़ी तो खुशी से वो चीख पड़ी, अरे गाड़ी रोको मनोज। उसने गाड़ी रोक दी। वो उतरकर रोहन के पास आ गई। चलो आज तुम्हें मिलवा ही देती हूँ, ये ही है मनोज। और मनोज, ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त, जिसके बारे में मैं तुम्हें अक्सर बताया करती थी। मनोज ने हाथ मिलाया, लेकिन उसे
सुनील की शादी में उसका मिलना याद नहीं रहा शायद। अरे वाह दोस्त, प्रिया बताती है कि तुम इसकी सीट का इंतजाम कर देते हो। इसके लिए शुक्रिया। रोहन वहीं मौन खड़ा हुआ था। उधर मनोज प्रिया की तरफ इशारा करके बोला कि मैं थोड़ा सा वापस आ रहा हूं, तब तक तुम दोनों बातें करना। उसके बाद उसके जाने के बाद वो मुस्कुराकर बोली, रिजल्ट के बाद हम सगाई करने वाले हैं। मैं तुम्हें इनविटेशन दूंगी और तुम्हें आना ही पड़ेगा। मनोज किसी भी पल वापस आ सकता था, इसलिए उसने उसकी सच्चाई बता दी। प्रिया, ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे शादी करेगा। प्रिया की मुखाकृति एकदम से बदल गई थी। वो बोली, मैं देख रही हूं कि जब से मैंने तुम्हें मनोज के बारे में बताया, तभी से तुम्हारा व्यवहार बदलता जा रहा है। कहने को तो कहते हो कि प्रेम जैसी कोई गलतफहमी नहीं है तुम्हें, लेकिन इस तरह की झूठी बातों को मैं जलन न मानूं तो और क्या मानूं। प्रिया, मेरा यकीन करो, मेरे दोस्त सुनील की शादी में ये तुम्हारी ओर अपनी तस्वीरें दिखाकर रोब गाड़ता फिर रहा था। तभी प्रिया बोली, तुम जानते क्या हो उसके बारे में? ब्लॉक प्रमुख है उसके पापा। उसके पूरे परिवार से मिल चुकी हूं मैं। और दोस्तों को अपनी होने वाली पत्नी के साथ तस्वीरें दिखाना कौन सा गुनाह है? क्या तुम नहीं दिखाओगे? रोहन की समझ में नहीं आ रहा था। रोहन प्रिया से बोला, प्रिया, कोई भी प्रेम करने वाला लड़का वैसी तस्वीरें किसी को नहीं दिखा सकता। वो तुम दोनों के बीच की बात हो सकती है। प्रिया ने अट्टहास किया, हे भगवान, सचमुच के भोले भंडारी हो तुम। जमाना चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है और तुम किस तस्वीर के आधार पर किसी के चरित्र को लांछित करने में लगे हो? आधुनिक जीवन शैली में यह बहुत सामान्य सी बात है डियर। इतना सुनने के बाद रोहन अब कहता भी क्या। मनोज भी वहां आ चुका था। वो एक पैकेट रोहन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले भाई, प्रिया बताती थी कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। इसमें 10 है, एंजॉय करिए। प्रिया उसके पीछे जाती हुई पलटकर मुस्कुरा दी। ऐसा कहते ही प्रिया और मनोज वहां से चले गए। उसके बाद आज 3 साल बाद वो वापस दिखी। रोहन कुर्सी से उठा और उसके सामने आता उससे पहले ही एक कार आकर वहां रुकी। एक आदमी उतरा और उससे कार में बैठने की जिद करने लगा। उसने प्रतिकार किया तो दूसरा आदमी उतरा। शरीर काफी भारी हो गया था, लेकिन रोहन पहचान गया उसे। वह मनोज ही था। आते ही उसने जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब रोहन वहां पहुंच चुका था। ड्यूटी भले ही दूसरे जिले में थी, लेकिन पुलिसिया रोब उतर आया उसका। उसने मनोज की बांह ऐंठकर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया उसके गाल पर। वह रोहन को पहचान नहीं पाया और हतप्रभ होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसकी कलाई अभी भी रोहन की पकड़ में थी। उसने प्रिया की तरफ देखा। वो सच में बुढ़ी लग रही थी। बालों में कई महीने पहले लगी मेहंदी अपनी रंगत खो चुकी थी। आंखें धसी हुई, होठों पर पपड़ी और चेहरे पर झुर्रियां थी। वह रोहन को देखकर फपक पड़ी। इस बीच और भी लोग वहां आ चुके थे। मनोज की कलाई पर उसकी पकड़ ढीली पड़ी तो वह भाग खड़ा हुआ। रोहन ने लोगों को हटाया और प्रिया की बाह पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। प्रिया ने चाय की थोड़ी सी चुस्की ली और कांपते होठों के साथ रुलाई रोकने का उपक्रम करते हुए बोली, तुम तो गायब ही हो गए थे एकदम से रोहन। रोहन ने सोचा कि बोल दूं कि मेरी कोई भूमिका बची थी क्या तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन उसने पूछा, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हें मार क्यों रहा था मनोज? प्रिया ने कहा, उसकी गिरफ्त से छूट जो चुकी हूं। रोहन फिर बोला, गिरफ्त? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिया फिर बोली, उसकी बीवी ने वीडियो नष्ट कर डाले। रोहन फिर बोला, मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ मुझे। फिर प्रिया ने कहना शुरू किया कि उस साल सगाई तो नहीं की मनोज ने, लेकिन अपने बाबूजी से कहकर ब्लॉक में संविदा पर मुझे क्लर्क के पद पर नियुक्त अवश्य करा दिया, इस आश्वासन के साथ कि बाद में वह स्थायी पद हो जाएगा। उसके पिता भी मुझसे स्नेह रखते थे। इसी बीच मेरा मनोज के प्रति विश्वास बढ़ता ही जा रहा था और अब तो उसकी नजदीकियां भी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। एक दिन कस्बे के बाहर वाले मकान पर उसने मुझे बुलाया। एक आदमी से परिचय कराया जो बड़ा अधिकारी था। मनोज के अनुसार उसी के कहने से मेरी नौकरी स्थायी हो सकती थी। बातें होती रही और मनोज किसी काम से बाहर चला गया। उस समय उस अधिकारी ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ली
और मेरे साथ बहुत गलत किया उसने। रोहन ने प्रिया को शांत कराते हुए पूछा, मनोज को ये बात बताई तुमने? कुछ देर बाद सामान्य अवस्था में आकर बोली। मनोज वापस आया तो उससे सारा हाल कहकर सुनाया और पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। इस पर उसकी प्रतिक्रिया आश्चर्य में डालने वाली थी। उसने कहा कि अब जो होना है वो तो हो चुका प्रिया। पुलिस के पास जाकर तुम्हारी बदनामी तो होगी ही, इसके साथ साथ नौकरी भी हाथ से जाएगी। मुझे नौकरी की चिंता नहीं थी, इसलिए मैंने स्कूटी उठाई और पुलिस चौकी पर चली गई। इंचार्ज ने पूरी बात सुनी और उसके बाद बोला, उस आदमी ने नौकरी पक्का करने से मना तो नहीं किया ना? अगर बात से मुकर जाए तो उसकी गलती मान लूंगा। मैं आश्चर्य में थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। इंचार्ज कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया। मनोज के साथ आपके सुकर्म का वीडियो देखे हैं हम। क्रांति मचाने से पहले एक बार मनोज से मिल तो लीजिए। रोहन ये सुनते ही मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं उसी समय बेहोश होकर गिर पड़ी और कई महीनों तक अवसाद में जीती रही। माँ बाबूजी पूछते रहे, लेकिन क्या बताती उन्हें। हालांकि ये बातें फैलते फैलते लोगों के कान तक पहुंच गई थी। कुछ दिन और बीत गए, पता चला कि मनोज की शादी तय हो गई। यही नहीं, जिस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, पता चला कि वो मनोज के बाबूजी के खिलाफ बैठाई गई किसी जांच समिति का अध्यक्ष था। उस जांच में वो बाइज्जत बरी हुए थे। इतना कहकर उसने रोहन की तरफ बेजान आंखों से देखते हुए मरी हुई मुस्कुराहट बिखेरी। रोहन ने फिर पूछा, फिर आगे क्या हुआ? प्रिया ने कहा, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी का मेरे पास फोन आया। उसके हाथ वो वीडियो लग गई थी। सबसे पहले तो उसने उसका घर छोड़ दिया और उसके बाद मुझसे केस दर्ज करने की बात कही। मेरे माँ बाप पहले ही शर्म से मरे जा रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि कानूनी पचड़े में उनका और उपवास अड़े। मैंने उसकी पत्नी से केस न करने और वीडियो डिलीट करने का आग्रह किया। वो इसके लिए तो मान गई, लेकिन मनोज को तलाक का नोटिस भेज दिया। वो भी बड़े घर की लड़की थी। मनोज के पिता ने यह संबंध अपने राजनीतिक और व्यावसायिक हेतु के लिए बनाया हुआ था, लेकिन अब उसके और उसके पूरे परिवार को उसकी पत्नी का परिवार कहाँ छोड़ने वाला था। मनोज के ससुराल वालों ने इन्हें इतना प्रताड़ित किया कि अब तो इनका जीना मुश्किल हो गया था और सारे सपने चकनाचूर होता देखकर ये मनोज अब मुझ पे गुस्सा निकाल रहा है। सारी बात सुनने के बाद रोहन ने प्रिया से कहा, देखो प्रिया, उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और अब वो जिंदगी भर इसे चुकाता ही रहेगा। अब तुम्हें इससे कभी भी कोई शिकायत हो तो मुझे बता देना और अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाओ। जो भी हुआ उसे भूलने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।